नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं कुमार वर्मा। क्या हाल चाल है, कैसे हैं सभी लोग? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बताइए भाई, सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बेहतरीन आपकी तैयारी भी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि पेपर कभी भी हो सकता है। तो कभी भी जब हो सकता है तो उसके लिए आपको तैयार रहना ज़रूरी है। ठीक है बेटा, चलिए आइए। आज जो पंचायती राज व्यवस्था का जो इतिहास चल रहा है, किस प्रकार से प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन संचालित थी, जैसे वर्तमान में ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है, उसी प्रकार से कुछ स्थानीय स्वशासन प्राचीन काल में कार्यरत थी, जो क्रम से लेक्चर आपका चलता हुआ आ रहा है। सबसे पहले वैदिक काल में आपने देखा, वैदिक काल के जस्ट बाद आपने देखा महाकाव्य काल में, यानी रामायण महाभारत में। आज बात करने वाला हूं चोल काल में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से थी, क्या क्या सवाल वहां से बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि चोल काल की अगर बात हो तो सबसे उत्तम अगर स्थानीय स्वशासन का उदाहरण अगर देखने को मिलता है, पूरी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से सही तरीके से क्रियान्वित जहां हो रहा था, वो आपका चोल कालीन था। यानी चोल काल में सबसे उत्तम स्थानीय स्वशासन का एविडेंस प्राप्त होता, और ये एविडेंस प्राप्त कहां से होता है? तो ये एविडेंस होता है प्रांतक प्रथम एक शासक थे, जिनका एक अभिलेख है जिसका नाम है उत्तर मेरूर अभिलेख। तो इसी अभिलेख से बात पता चलता है कि ग्रामीण व्यवस्था जो उस समय था चोल काल में, वह बड़ा ही सुनियोजित ढंग से संचालित हो रही थी। इसका मतलब कह सकते हैं कि सर्वप्रथम व्यवस्थित और उत्तम, यहाँ पर बोल सकते हैं कि सबसे उत्तम स्थानीय स्वशासन, सबसे उत्तम स्थानीय स्वशासन, सबसे उत्तम स्थानीय स्वशासन आपको कहाँ मिली है? स्थानीय स्वशासन आपको कहाँ पर देखने को मिली है? तो आप कहेंगे यहीं पर। यानी सबसे उत्तम स्थानीय स्वशासन का एविडेंस कहां से प्राप्त होता है? व्यवस्थित स्थानीय स्वशासन का एविडेंस प्राप्त कहां से होता है? तो आप क्या कहेंगे? यहां से प्राप्त होता है चोल काल से। किससे प्राप्त होता है, कहां से जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख है, इसी से जानकारी हमें प्राप्त होता है। अब चोल काल में देखा जाए, चोल काल में जो आपका पूरा शासन तंत्र था वो राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक था पूरी तरीके से। चोल साम्राज्य 6 भागों में, 6 प्रांतों में विभाजित था, जिसे साम्राज्य कहा जाता था। जैसे देखिए, ये जो प्रशासन था पूरी तरीके से चोल काल में राजतंत्रात्मक प्रशासन हुआ करता था। यानी जो प्रशासन था ये राजतंत्रात्मक प्रशासन था, और चोल साम्राज्य पूरी तरीके से 6 प्रांतों में विभाजित था। इन 6 प्रांतों को कहा जाता था मंडलम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, 6 प्रांतों को क्या नाम दिया गया? मंडलम नाम दिया गया था, मंडलम। अब मंडलम का मतलब होता है प्रांत, मंडलम का मतलब क्या समझेंगे? प्रांत समझना है। तो देखिए, जो मंडलम था ये पूरी तरीके से क्या था बेटा? इसको प्रांत कहा जाता था। ये आपका चोल काल में प्रांत हुआ करता था। अब यही प्रांत छोटे छोटे कोट्टम में विभाजित थे। यानी कोट्टम का मतलब हुआ कमिश्नरी, तो ये कमिश्नरी में विभाजित था। ये पूरी तरीके से कमिश्नरी में विभाजित हुआ करता था। यानी मंडलम का मतलब हुआ प्रांत, प्रांतों का विभाजन किया गया था कोट्टम में, कोट्टम मतलब कमिश्नरी, और कमिश्नरी का विभाजन किया गया था जिलों में, है ना, जिलों में, जिसको नाडु कहा जाता था। तो नाडु का मतलब क्या हुआ? जिला हुआ। तो नाडु का मतलब हुआ जिला, तो जिला में विभाजित था। अब जिला के अंतर्गत बहुत सारे तहसील भी आते थे, तो उन सभी तहसीलों को शामिल करके ये नाडु आपका बनाया गया था। अब नाडु का विभाजन आगे चल करके क्या होता? कुर्रम में किया था। कुर्रम का मतलब होता ग्राम, ग्राम समूह होता था। तो कुर्रम का मतलब क्या होता था बेटा? तो आप कहेंगे ग्राम समूह हुआ करता था, ग्राम समूह हुआ करता था। यानी अब बात समझ गए, कुर्रम अगर देखा जाए तो ग्राम का समूह था, है ना, ग्राम का समूह था। चोल काल में सबसे छोटा इकाई प्रशासन का वहां भी ग्राम ही था, और उसका प्रशासन ग्राम सभा के द्वारा होता था, जिसमें उर हुआ करते थे और सभा हुआ करता था और महासभा, ये 3 प्रकार की ग्राम सभाएं हुआ करती थी। तो कुर्रम से बड़ा नाडु, नाडु से बड़ा कोट्टम, कोट्टम से बड़ा मंडलम। ये बात आप समझ गए हैं। अब आइए बात करता हूं, शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी चोल काल में? आप कहना ग्राम हुआ करता था। तो ग्राम सबसे छोटा इकाई था, और इस ग्राम का प्रशासन होता था ग्राम सभा के द्वारा। और ग्राम सभा विभाजित था 3 भागों में। कौन कौन सा? एक उर था, एक सभा था, एक महासभा था। ये बात समझे? अब देखिएगा, जैसे अगर हम उर की बात करना चाहें, अगर हम उर की बात करना चाहें, उर,
तो पूरी तरीके से याद रखिए, उर जो होता था ये सर्वसाधारण लोगों की सभा थी। ये सर्वसाधारण लोगों की, साधारण लोगों की सभा हुआ करता था ना, सर्वसाधारण लोगों की सभा थी। लोगों की क्या थी बेटा, तो आप कहेंगे सभा हुआ करता था, यानी संस्था हुआ करता था लोगों का, एक समिति हुआ करता था। सभा का मतलब एक समिति हुआ करता था, लोगों का समिति हुआ करता था। और एक बात और इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, उर में जो कार्य समिति हुआ करता था, इसके अंतर्गत एक होता था कार्य समिति। इस कार्य समिति को किस नाम से पुकारते थे, तो ये सवाल बनता है, कार्य समिति को किस नाम से पुकारते थे, तो आप कहना इसको आलू गड़म कहा जाता था। आलू गड़म, या इन्हीं को नाम दिया गया था, क्या चीज, गड़म नाम दिया गया था। तो ये बात विशेष है, इस बात को आप यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। हमने क्या कहा कि ग्राम प्रशासन जो होता था, पूरी तरीके से ग्राम सभा के द्वारा प्रशासन क्रिया किया जाता था। और ये ग्राम सभा 3 तरीके से विभाजित था, उर सभा, महासभा, जिसमें उर जो था सर्वसाधारण लोगों की सभा थी, जिसका कार्य समिति को क्या बोलते थे, आलू गड़म या गड़म कहा जाता था। तो ये पहली बात हो गया, संपन्न हुआ, बात समझ गए। इसी प्रकार से देखिए, एक आपका क्या था, सभा हुआ करता था, एक आपका सभा था और एक आपका महासभा था, एक आपका महासभा हुआ करता था। तो सभा और महासभा को अगर देखा जाए, सभा और महासभा की अगर बात किया जाए, तो टोटल इसमें याद रखिए कुल सदस्य कितने होते थे, सवाल बनता है। कुल सदस्य इसमें जो होते थे वो कितने होते थे, तो टोटल होते थे 30 सदस्य होते थे। ये 30 आदमी इसमें हुआ करते थे। और ये पूरी तरीके से देखा जाए तो ब्राह्मणों की बस्तियां थी, है ना, ब्राह्मणों की सभाएं थी। इन दोनों को क्या बोलते थे, ब्राह्मणों की संस्थाएं, यानी ब्राह्मणों की क्या थी, ब्राह्मणों की संस्था थी। तो ब्राह्मणों की समिति थी या ब्राह्मणों की संस्था थी, ये बात यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो हमने कहा जो सभा था, महासभा था, ये ब्राह्मणों या अग्रहारों, इसी को बोलते हैं अग्रहारों, यही आपका क्या है, अग्रहार। तो अग्रहारों की सभा या ब्राह्मणों की समिति कही जाती थी, सभा या महासभा। इस सभा या महासभा में एक बात ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर अगर देखा जाए तो इसके कार्य समिति को क्या बोलते थे, ये जो कार्य समिति थी, इस कार्य समिति को क्या कहा जाता था, तो इस कार्य समिति को भी एक नाम दिया गया था, जिसको कहा जाता था वारियम। याद रखिए, क्या बोलते थे इसको, वारियम कहते थे। यानी कार्य समिति को वारियम कहा जाता था। और इनके सदस्यों को याद रखिएगा क्या बोलते थे, तो सदस्यों के इसको बोलते थे वारिय पेरू मक्कल। तो इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, वारिय पेरू मक्कल। ये क्या थे, वारियम के सदस्यों को कहा जाता था। यानी सदस्यों को किस नाम से पुकारते थे, सदस्यों को, तो आप कहेंगे इनके सदस्यों को वारिय पेरू मक्कल कहा जाता था। तो ये बात समझ गए हैं। तो सभा महासभा में कुल सदस्य कितने होते थे, 30 होते थे। इस 30 लोगों का निर्वाचन होता था। जो 30 सदस्य हुआ करते थे, इन 30 सदस्यों का क्या होता था, इनका निर्वाचन होता था, इनका निर्वाचन होता था। निर्वाचन, अब देखिए निर्वाचन होने के लिए सबसे पहले क्या होता था, है ना, निर्वाचन करने के लिए क्या क्या इनकी योग्यताएं होती थी, है ना, योग्यताएं क्या होती थी, ये योग्यताएं देखिएगा। जो व्यक्ति योग्य होता था, है ना, उस व्यक्ति यानी उस उम्मीदवार का नाम एक बड़े पात्र में रख दिया जाता था। और जो अबोध बालक हुआ करता था, वही बालक 30 व्यक्तियों को यहां पर चुनने का काम करता था। ठीक है, अब देखिए योग्यता क्या है, तो योग्यता ये था कि पहली बात वो कि वो अस्थाई क्या हो, निवासी हो, उस गांव का अस्थाई निवासी हो, यानी संबंधित ग्राम का क्या हो, ग्राम का निवासी हो। तो ग्राम का निवासी होना आवश्यक है, पहली बात समझ गए। दूसरी बात याद रखिएगा, उस व्यक्ति को उम्र कितना हो, 35 से 70 वर्ष का उम्र होना चाहिए। तो 35 से कितना हो, 70 वर्ष का उम्र इसका होना चाहिए। साथ में इसके पास याद रखिएगा, इसके पास 1/4 बेली का मतलब होता है 1/4, ये लिखा हूं बेली, 1/4 बेली का मतलब होता है 1.5 एकड़। इसका मतलब होता है 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ उसके पास भूमि होना आवश्यक है। भूमि होना आवश्यक है, वही व्यक्ति क्या हो सकता था, सभा या महासभा का सदस्य बन सकता था। ये योग्यता था, योग्यता, ये बात समझ गए। साथ में याद रखिएगा, इसके पास स्वयं का भूमि होना आवश्यक था। तो स्वयं का भूमि होना भी आवश्यक था, स्वयं का भूमि होना भी इसके पास, भूमि होना भी इसके पास आवश्यक था, ये बात ध्यान दीजिएगा। और साथ में याद रखिएगा, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता होना चाहिए था, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता भी होना चाहिए। वैदिक मंत्रों का
ज्ञाता भी होना चाहिए था। ठीक है, वही व्यक्ति क्या हो सकता था, पूरी तरीके से सभा या महासभा का सदस्य बन सकता था। अब इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता था, तो एक बड़े से पात्र में ये सभी योग्यताओं के साथ व्यक्ति का नाम लिखा जाता था, उस बड़े पात्र में डाल दिया जाता था पर्चा, और एक अबोध बालक को बुलाया जाता था, उस बड़े पात्र में बड़े पर्चे को हिला दिया जाता था, वही बच्चा क्या करता था, निकालता था। जिन 30 व्यक्तियों का नाम आता था वही क्या होते थे, वही सभा या महासभा के सदस्य कहे जाते थे। ये बात समझ गए बेटा? कहेंगे जी हाँ, बात समझ गए, बात समझ गए, बात समझ गए। चला, अब इन सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता था, तो इन सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता था, तो यही बात ध्यान दीजिएगा। जो 30 सदस्य दिख रहे हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता था, तो ये कार्यकाल 3 वर्षों का। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का, तो आप कहना 3 वर्षों का इनका कार्यकाल हुआ करता था। तो 3 वर्ष तक ये अपने कार्यकाल पर बने रहते थे, अपने पद पर बने रहते थे। बात समझ गए? तो बात क्लियर है, बात क्लियर है। जब बात क्लियर है तो एक ग्राम सभा के बारे में मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ग्राम सभा 3 भागों में विभाजित था। लेकिन चोल काल में अगर देखा जाए, जो गांव हुआ था, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी, वो सबसे छोटी इकाई देखिएगा यहाँ पर, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी। ग्राम का मतलब क्या हुआ, गांव हुआ। अब ये गांव भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के गांव इस समय हुआ करते थे। 3 प्रकार के गांव हुआ करते थे, तीनों को गोलिया लिया जाए और इसको धाए धाए लिख दिया जाए। देखा, पहला गांव हई है, दूसरा गांव हई है, तीसरा गांव हऊ है। ठीक है, तो हई हई हऊ, बात समझ गए? कहेंगे जी हाँ। तो देखा, तीनों गांव का नाम यहाँ पर याद रखिए। एक गांव होता था सामान्य गांव, एक आपका सामान्य गांव हुआ करता था जिसमें सामान्य लोग रहते थे। ठीक है, एक आपका हुआ करता था ब्रह्मदेय गांव, एक आपका ब्रह्मदेय गांव हुआ करता था, ब्रह्मदेय गांव, है ना। तो ब्रह्मदेव गांव हुआ करता था, और ये गांव में अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों को अनुदान में दिया गया गांव हुआ करता था। तो ब्राह्मणों को दिया गया गांव था, है ना। ब्राह्मणों को अनुदान में दिया गया, अनुदान में दिया गया, अनुदान में दिया गया गांव, अनुदान में दिया गया क्या था, दिया गया गांव हुआ करता था। तो इस गांव में ज्यादातर ब्राह्मण ही निवास करते थे जिनको अनुदान में दिया गया था। तो सामान्य गांव ब्रह्मदेव गांव, और ये एक याद रखिए देवदान गांव, एक आपका देवदान गांव हुआ करता था, देवदान गांव हुआ करता था। यानी मंदिरों को अनुदान में दिए गए गांव, याद रखिएगा, मंदिरों को दिए गए, मंदिरों को अनुदान में दिए गए गांव, अनुदान में दिए गए क्या थे, गांव थे। तो ये बात एकदम याद रखिएगा, मंदिरों को अनुदान में दिए गए गांव। तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार का गांव यहां पर हुआ करता था। ये तीनों गांव अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ गए? तो ये चोल काल से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में आपने समझ लिया। चोलकालीन पंचायती राज व्यवस्था का सबसे उत्तम, सबसे व्यवस्थित आपका एग्जाम्पल इसी काल में प्रस्तुत होता है। एविडेंस प्राप्त होता है, प्रांतक प्रथम उत्तमेरूर अभिलेख से प्राप्त होता है। इसके बाद प्रशासन जो था राजतंत्रात्मक था, और चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था जिसे मंडलम कहा जाता था। और मंडलम जो होता था उसको प्रांत यानी प्रांतों को विभाजित किया था। कमिश्नरी जिसको कोट्टम कहा जाता था, कमिश्नरी विभाजित था जिला में जिसको नाडु कहा जाता था, और नाडु विभाजित था कुर्रम में जिसे ग्राम समूह कहा जाता था। तो बहुत सारे गांवों के समूह को मिलाकर के बनता था। शासन की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो आप कहेंगे यही है, ग्राम है। प्रशासन इसका होता था ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा। 3 प्रकार की यहाँ पर ग्राम सभाएं होती थी। उर हो गया, सर्वसाधारण लोगों की सभा थी। कार्य समिति को आलू गड़म या गड़म कहा जाता था। वहीं पर सभा महासभा में अग्रहारों और ब्राह्मणों की समिति हुआ करता, जिसके कार्य समिति को वारियम और इनके सदस्यों को वारिय पेरू मक्कल कहा जाता था। सदस्यों को कुल इसमें 30 आदमी होते थे। 30 आदमियों का चुनाव कैसे होता था, उसके लिए कुछ योग्यताएं ही वो योग्यताएं हुआ करता था। ग्राम सभा का निवासी होना चाहिए, ग्राम का 35 से 70 साल का उम्र होना चाहिए। साथ में यहाँ पर 1/4 वेली या 1.5 एकड़ भूमि इसके पास होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए, और स्वयं का भूमि होना चाहिए। वैदिक मंत्र का ज्ञाता होना चाहिए। कुल मिलाकर के गांव 3 प्रकार का था, तीनों आपने देख लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, बात क्लियर है। चलिए इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। फिर मुलाकात करूंगा कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ग्राम पंचायत अधिकारी, पहली बार आपको इस तरीके का सिलेबस देखने को मिला और खूब आपने सर्च किया कि कहाँ पर ये चीज़ें मिल पाएंगी, कैसे हम तैयारी कर पाएंगे, और फाइनली वो सर्च आपकी यूपी संगम में एमडी क्लासेस पर आकर खत्म हुई।
बच्चों जब से ग्राम पंचायत कार्य का नया सिलेबस आया, एक भी पल आपका साथ नहीं छोड़ा और शुरुआत से लेकर अंत तक, चाहे वर्मा सर है, चाहे वो रिया मैम है, चाहे वो विशाल सर हो, सभी ने खूब मेहनत करी और नए सिलेबस पर खूब बढ़िया पकड़ आपको बना दिया। लेकिन अब परीक्षाओं का अंतिम समय आ चुका और अंतिम समय में जरूरत होती है कि हर एक चीज का रिवीजन करना, उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट लगाना और खुद को देखना कि कहाँ गलती रह गई और कितना और मेहनत करना होगा। इसी चीज को देखते हुए हमने 2 ऑप्शन बच्चों आपको दिया है अंतिम समय में। एक है सचिव बैच, जहां पर आपको 1+1 मिल रहा होगा, यानी कि रिवीजन और प्लस टेस्ट सीरीज, और दूसरा आपको मिलेगा सचिव कॉम्बो बैच, जहां पर रिवीजन भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और पूरा रिकॉर्डेड जो पंचायत बैच था जो आपने खूब पसंद किया था वो मिलेगा। ऑलरेडी सचिव बैच लॉन्च हो चुका और बच्चे आपने इसमें लगातार खूब प्यार दिखाया है और ये बैच में रिवीजन क्लासेस भी शुरुआत हो चुकी है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसा बैच चल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर सचिव बैच दिखाया जो सिर्फ 349 रुपए का है और दूसरा है सचिव कॉम्बो बैच जो सिर्फ 499 रुपए का है। मैंने इसी बैच को जैसे ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आपको जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं वो देखने को मिल जाएंगी और कंटेंट पे बच्चों आप फोकस करेंगे तो आपको आपका टाइम टेबल जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं वो भी मिल जाएंगे और हमने डेमो भी देख रखा जो आपके लिए ओपन है, बिल्कुल फ्री भी होगा। प्लस क्योंकि ये कॉम्बो है तो आपको प्री रिकॉर्डेड भी सारा मिल जाएगा। जैसे आप सिर्फ पंचायत में ही देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमने कितनी सारी क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रखी है, तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर शायद कुछ भी फंसने वाला है। और जैसे हम 2500 प्रश्नों की यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवीजन करेंगे, उसके बाद आपको 20 टेस्ट सीरीज मिलेंगे वीडियो सोल्यूशंस के साथ। आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा, अपनी कमियां देखिएगा और वीडियो सोल्यूशन से उसको मजबूत और करिएगा। और 5 टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। यानी पहला जो 1+1 का सचिव बैच है जो सिर्फ 349 में है, जिसमें आपको पहला रिवीजन मिलेगा 2500 प्रश्नों का, जिसमें यूपीजी के आपके पास कंप्यूटर और पंचायत सब कुछ होने वाला है, उसमें 25 टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। और दूसरा 499 में है, यानी सिर्फ 150 रुपए ज्यादा आपके लग रहे होंगे, वहां पर आपको पूरा पंचायत का प्री रिकॉर्डेड सेक्शन भी मिलेगा। तो अब तैयारी में जुट जाइए। एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाइए, आपको दोनों बैचेज मिल जाएंगे, जो इच्छा हो ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की प्राइस अपने मिनिमम रेट पर होने वाली है, आपको कोई कूपन कोड नहीं लगाना और आप इसको कम से कम में डिस्काउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी समस्या या परेशानी आ गई बच्चों, तो ये नंबर आपको नीचे में दे रहा हूँ, इस नंबर पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 के बीच में आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। लेकिन देर मत करिएगा, क्योंकि परीक्षाओं का जब समय आ जाएगा तो आप इसी सारी चीज़ों को मिस करेंगे। काश कुछ ऐसा होता मैं रिवीजन कर पाता, काश कुछ ऐसी चीज़ें होती कि मैं टेस्ट सीरीज लगा पाता। और मैं आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे वर्मा सर हो, चाहे रिया मैम हो, चाहे विशाल सर हो, हम सभी ने एक बेहतर और शानदार रणनीति के साथ ही इस बैच में प्लान करा हुआ है और आपको इस बार सफलता जरूर दिला के रहेंगे। धन्यवाद साथियों, शुक्रिया।